गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखना चाहें तो आपसे कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत हैं। तो असंगत का मीन्स क्या है कि उनका जो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए, उनका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए असंगत के लिए 0। लेकिन सेकंड, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 2 बार किया था क्योंकि फर्स्ट में भी मिस्टेक थी, ऐसे ही सेकंड में भी मिस्टेक है। केवल आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि निकाय संगत या असंगत कब होता है। संगत कब होगा, जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और असंगत कब होगा, जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा। यानी संगत और असंगत से हमारा तात्पर्य क्या है कि जिसमें हम जिस निकाय से हम x, y, z तीनों के मान निकाल सकें तो वो निकाय संगत होता है, और जिससे हम x, y, z के मान नहीं निकाल सकें वो निकाय क्या होता है, असंगत होता है। और हम x, y, z के मान कब नहीं निकाल पाते हैं, जब x, y, z के मान हम तब नहीं निकाल पाते हैं जब डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिल जाए, 0। क्योंकि हम जब x, y, z के क्रैमर रूल से जब x, y, z के मान निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा। यानी डेल्टा हर जगह क्या आता है, हर में आता है। सभी जगह पर क्या आ रहा है, डेल्टा हर में आ रहा है। तो डेल्टा का मान 0 होते ही x, y, z के मान क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तो डेल्टा जो है 0 नहीं होगा तो निकाय संगत है, डेल्टा 0 होगा तो निकाय असंगत है। आप ये कंसेप्ट ध्यान रखो, राजस्थान बोर्ड की बुक में बहुत सारी गलतियां हैं, इसीलिए क्वेश्चन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को केवल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है सारणिकों की सहायता से, इसका मतलब वही क्रैमर रूल का ही प्रयोग करना है। जो क्रैमर रूल में हम सारणिकों का ही प्रयोग करते हैं, तो इसका मैं सेकंड ले रहा हूं। सेकंड दिया हुआ है हमें समीकरण निकाय 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y प्लस 10 अपॉन z इज इक्वल टू 4। 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y प्लस 10 अपॉन z इज इक्वल टू 4। ये पहला समीकरण है। सेकंड है 4 अपॉन x माइनस 6 अपॉन y प्लस 5 अपॉन z इज इक्वल टू 1। 6 अपॉन x प्लस 9 अपॉन y माइनस 20 अपॉन z इज इक्वल टू 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1, इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 2, इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसमें हम देखें कि हमें तो अभी तक जो समीकरण निकाय दिए हुए थे वो तो x, y, z गुणा में दिए हुए थे। यहां पर x, y, z किस में दिए हुए हैं, भाग में दिए हुए हैं। x, y, z किस में दिए हुए हैं, भाग में दिए हुए हैं। तो हम क्या करें इस जगह, माना 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, 1 अपॉन y इज इक्वल टू v एंड 1 अपॉन z इज इक्वल टू w। ये अभी मान रहे, लास्ट में जब u v w के मान निकालेंगे तो x, y, z के मान निकाल देंगे। तो समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण निकाय किसमें परिवर्तित हो जाएगा, 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4। फिर आपका हो जाएगा 4u माइनस 6v प्लस
5w इज इक्वल टू 1 एंड 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2। अब आपको जैसे पहले एक्स वाई जेड में समीकरण दिखाई दे रहा था, वैसा ही समीकरण किस में दिखाई दे रहा है, यूवी डब्ल्यू में। अब क्रैमर नियम की सहायता से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, यानी यू वी डब्ल्यू के गुणांकों से बनने वाला सारणिक। तो लिखे 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus 20 6 9 minus 20 सॉल्व करें। 2 इंटू ये हो गए 120 माइनस 45 माइनस 3 इंटू ये स्तंभ छोड़ दें, ये पंक्ति माइनस 80 माइनस 30 प्लस 10 इंटू 36 प्लस 36 यानी 120 में से 45 गए 80 75, तो 2 इंटू 75 माइनस 3 इंटू माइनस के 110 प्लस 10 इंटू 72 ये हो गया 150, ये हो गए आपके माइनस के 330 और ये हो गए प्लस के 720, ये हो गए आपके 700 और 870 माइनस 330 0 4 5 कितना बच गया 540। किसकी वैल्यू आ रही है, ये डेल्टा की। इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब समीकरण निकाय कैसा है, संगत है, यानी यूवीडब्ल्यू के मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालना है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू के लिए क्या करें, जो यू के जो गुणांक हैं उनको किससे प्रतिस्थापित कर दें, अचर पदों से प्रतिस्थापित कर दें। तो करो 4 1 2 3 minus 6 9 10 5 minus 20 सॉल्व करें। 4 इंटू ये हो गया प्लस का 120 माइनस का 45 माइनस 3 इंटू ये स्तंभ छोड़ा, ये पंक्ति माइनस 20 माइनस 10 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 12 120 में से 45 के कितने बचे 75, तो 75 4 इंटू 75 माइनस 20 और माइनस 10 कितने हो गए माइनस 30, तो माइनस 3 इंटू माइनस के 30 प्लस 10 ये कितने हो गए 12 और 9 21, 75 इंटू 4 करें तो कितना हो गया आपके 150 और 300, यहां हो गए माइनस 30 इंटू माइनस 3 प्लस के 90 और ये हो गए प्लस के 210, तो ये हो गए 210 और 90 300 और 300 600। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई डेल्टा यू की। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इधर से मिटाता हूं। देखिए थोड़ा सा यहां पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या हुई है,
100 माइनस के 110 माइनस के 3 प्लस के 330 होंगे। ये प्लस और जोड़ दो 3 11 और ये हो गए 70 और 30 100, यानी 1200 आएगा ये बस 1200 नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया डेल्टा यू। अब मैं इधर से मिटा दूं इसको, अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, डेल्टा वी की। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, यानी जो आपके अचर पद हैं उनसे v के गुणांकों को प्रतिस्थापित करें। तो 2 4 6 एंड 3 - 6 9 की जगह क्या करते हैं 4 1 2 4 1 2 एंड 10 5 -20। सॉल्व करें से 2 इंटू माइनस के 20 -10 -4 इंटू -80 -30 प्लस 10 इंटू 8 -6। सॉल्व करें, ये हो गए -20 और -10 -30 हो गए। 2 इंटू -30 ये कितने हो गए -4 इंटू -80 और -30 कितने हो गए माइनस के 110 प्लस 10 8 -6 कितना हो गया 2। ये हो गए माइनस के 60 माइनस माइनस प्लस, ये हो गए एक 440 प्लस 20, ये हो गया -60 प्लस 460 और यानी कितना बचेगा प्लस के 400। ये किसकी वैल्यू निकल के आ रही है डेल्टा v की वैल्यू। अब लास्ट अपना डेल्टा w और निकालें। डेल्टा w की वैल्यू क्या होती है, तो डेल्टा w के लिए हमें क्या करना है, w के जो गुणांक थे ये रहे, इनको किससे परिवर्तित कर देना है, अचर पद जो थे 4 1 और 2 से। तो क्या हो जाएगा 2 4 6 3 -6 9 और 4 1 2। सॉल्व करें से, तो सॉल्व करने के लिए डेल्टा इज इक्वल टू यानी 2 इंटू ये कितना हो गया -12 -9 -3 इंटू ये छोड़ दो 8 -6 प्लस 4 इंटू 36 प्लस 36 यानी ये हो गया 2 इंटू ये हो गए 12 और 9 21, तो माइनस के 21, 8 में से 6 गए 2, तो -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू ये कितने हो गए 72, ये हो गए माइनस के 42 माइनस के 6 प्लस ये हो गया आपका 8 और 288 यानी ये हो गए माइनस के 48 प्लस 288, तो 288 माइनस 48 042 कितना बच रहा है इज इक्वल टू 240। ये किसकी वैल्यू आ रही है निकल के हमारे पास डेल्टा W की। डेल्टा U की है, डेल्टा V की है, डेल्टा W की है, तो हम UVW की वैल्यूज निकाल सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास डेल्टा की वैल्यू है 1200। इधर से मिटा देता हूं, सबसे पहले डेल्टा यानी u इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा u की वैल्यू कितनी है? डेल्टा u की वैल्यू है 600 और डेल्टा की वैल्यू कितनी है 1200। तो कितना आ गया 1/2। इस 600 से 2 बार कट गया। फिर v इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा यानी डेल्टा v की वैल्यू कितनी है? डेल्टा v की वैल्यू है 400 और डेल्टा की वैल्यू है 1200। 400 से 3 टाइम्स कैंसिल यानी 1/3। w की वैल्यू कितनी है? डेल्टा w अपॉन डेल्टा, और डेल्टा w की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 240। तो 240 बटे 1200, 2 पंजे यानी 240 पंजे 1200 यानी क्या वैल्यू आ गई 1/5। अभी तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है? UVW की। लेकिन UVW ने माने क्या थे? 1/x 1/y। क्योंकि u इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/2 implies that x is equal to 2। v is equal to 1/y is equal to 1/y is equal to कितना आ रहा है 1/3 implies that y is equal to कितना आ गया 3। नेक्स्ट है w is equal to 1/z is equal to कितना है 1/5 implies that z is equal to 5। यानी बस इस क्वेश्चन में क्या था कि जो x y z थे वो गुणा में ना देकर भाग में दे रखे थे। तो हमने क्या किया UVW मान लिया, ABC मान लो, कुछ भी मान के आप उनको गुणांक में ले लो और सॉल्व करो और लास्ट में जो माना है उसकी वैल्यूज रख दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करके देखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अब क्वेश्चन नंबर 11 में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। मैं एक अच्छा सा पार्ट आपको सॉल्व करा देता हूं, बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं ले लेता हूं थर्ड पार्ट ले ले रहे हैं। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। सबसे पहले आव्यूह सिद्धांत का हमने बताया था। आव्यूह सिद्धांत को हम इसे किस रूप में लिखते हैं? ax इज इक्वल टू b के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं? ax इज इक्वल टू b। अब यहां पर x आपका a क्या है? x y z के गुणांकों से बनने वाला आव्यूह। तो 1 1 -1
3 1 -2 1 -1 -1, x की जगह x y z, कैपिटल X क्या होता है? चर राशियों से बनने वाला आव्यूह, और b क्या होता है? अचर पदों से बनने वाला आव्यूह। 1 3 -1। अब ये आपका समीकरण 1। तो समीकरण 1 में a इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो करो गुणा, तो क्या होगा? a इनवर्स a इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b, या a इनवर्स a, यानी किसी भी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। तो यानी ये क्या हो गया? ix इकाई आव्यूह, a इनवर्स b, या i को इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से गुणा करें तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यानी अपने पास b की वैल्यू है, x की वैल्यू है, लेकिन a इनवर्स की नहीं है। तो हम क्या करें? इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें a इनवर्स निकालना है, a की वैल्यू है अपने पास, क्योंकि a इज इक्वल टू कौन सा आव्यूह है? 1 1 -1 3 1 -2 एंड 1 -1 -1। सबसे पहले a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल के देखते हैं। अगर वो नॉट इक्वल 0 आता है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम क्या लिख देंगे? a इनवर्स का अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1। तो सॉल्व करें से 1 इंटू -1 -2 -1 इंटू -3 +2 -1 इंटू -3 -1, या ये हो गया -3 इंटू 1 यानी -3, -1 इंटू -3 +2 -1, -1 इंटू -3 -1 -4, ये हो गया -3, ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया प्लस का 4, 4 + 1 5 - 3 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अब क्या करना है? हमें एडजॉइंट a निकालना है, क्योंकि a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या करें? प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालें। तो प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालो। सबसे पहले a11 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, a11 इज इक्वल टू 1 का सेकंड। तो क्या होगा? -1 और ये हो गया -2, और इसका चिन्ह क्या होता है? पॉजिटिव। तो यानी क्या आ जाएगा? -3। a12 इज इक्वल टू 1 का सेकंड। तो इसका सेकंड क्या आएगा? ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति -3 + 2, और इसका चिन्ह होता है नेगेटिव। तो -3 + 2, ये तो अंदर बचा है -3 + 2, तो ये बाहर माइनस है। -3 + 2 कितने हुए? -1। तो -1 इंटू माइनस, तो यानी प्लस का 1। a13 इज इक्वल टू a13 इज इक्वल टू
-1 का सेकंड, इसका चिन्ह तो पॉजिटिव होता है, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, -3 - 1 -3 - 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। नेक्स्ट है A21 इज इक्वल टू 3 का सेकंड, इसका चिन्ह होता है नेगेटिव। ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, ये 4 अवयव बचे, तो ये हो गया -1 -1 -1 इट मीन्स माइनस के 2 होंगे, माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 2। नेक्स्ट है A22 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, 1 का सेकंड यानी इसका चिन्ह तो पॉजिटिव होता है, ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, 1 × -1 और ये माइनस माइनस +1, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है आपका A23 इज इक्वल टू -2 का सेकंड, -2 का सेकंड क्या हो जाएगा, A23 इज इक्वल टू -2 का सेकंड, A23 आपकी वैल्यू क्या है, -2, यानी ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, तो -1 और इसका चिन्ह है नेगेटिव, -1 माइनस का 2, माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 2। फिर आपका A31 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, -2 + 1 यानी -1, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव। फिर आता है A32 इज इक्वल टू -1 का सेकंड, A32 इज इक्वल टू -1 का सेकंड, -2 + 3 और इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो -2 + 3, और ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, -2 + 3, तो ये क्या बचेंगे आपके, प्लस का 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह नेगेटिव, तो माइनस का 1। A33 इज इक्वल टू -1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, 1 - 3, इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव, 1 - 3 यानी माइनस का 2। अब क्या लिखना है हमें, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A के लिए क्या करें, प्रत्येक अवयव को, जो आपका A है, इसके प्रत्येक अवयव को इनके संगत सेखंडों से प्रतिस्थापित कर दो, तो -3 1 - 4 -3 1 - 4 2 0 2 -1 -1 -2, इसका क्या लेना है हमें, परिवर्त आगु यानी ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट A क्या निकल के आ रहा है, -3 1 - 4 2 0 2 -1 -2। अब देखो अपनी एडजॉइंट A निकल के आ गया, अब निकालना हमें A इनवर्स, तो इधर से मिटा देता हूं, A इनवर्स निकालते हैं, चूंकि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, पॉजिटिव का 2 आया था, तो A, इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू 1/2। एडजॉइंट A की वैल्यू कितनी है, -3 2
-1 1 0 -1 -4 2 -2। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? ए इनवर्स की। अब अपने पास समीकरण 2 में x की वैल्यू है, ए इनवर्स की वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो समीकरण 2 से x y z ए इनवर्स की वैल्यू है 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है? b की वैल्यू क्या है? ये रही 1 3 -1। अब करें मल्टीप्लाई इसमें, मल्टीप्लाई आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो मैट्रिक्स का। इस तरीके से पहली पंक्ति, पहला एक ही स्तंभ है, कर दो गुणा। तो x y z इज इक्वल टू 1/2 करें गुणा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, -3 × 1 -3 2 × 3 +6 -1 × -1 +1। फिर दूसरी पंक्ति पे आ जाएं, 1 × 1 1 0 × 3 0 -1 × -1 +1। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ, -4 × 1 तो -4 2 × 3 यानी +6 -2 × -1 +2 यानी x y z इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करें इसे, ये हो गए 6 + 1 7 -3 4 1 + 1 2, ये हो गए 6 और 2 8 -4 यानी प्लस का 4, यानी 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x y z इज इक्वल टू 1/2 से गुणा करो तो ये 1/2 × 4 तो 2 रह जाएगा, 1/2 × 2 तो 1, 1/2 × 4 यानी 2। अब दो अवयव समान दिए गए हैं, दो अवयव समान दिए गए तो इसका मतलब दोनों अवयवों में क्या करें, इनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए। पहले तो कोटियां समान है बिल्कुल, 3 × 1 का ये अवयव है, 3 × 1 है, 3 तो पंक्ति है और एक स्तंभ है, यहां भी 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो दोनों अवयव समान दिए हुए, इसका मतलब इनके संगत अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है अवयवों की समानता में। इसलिए x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हम अवयव सिद्धांत की सहायता से भी आपके समीकरण निकाय, अपने को जो समीकरण निकाय दिया गया है उसे अवयव सिद्धांत का प्रयोग करके भी हल किया जा सकता है। ये सॉल्व होता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब इस 11 में जो 2-3 पार्ट्स हैं छोटे छोटे, आप उनको सॉल्व करके देखें और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।